हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, अपने देश का गद्दार। इसके पहले जितनी भी राम रहीम की कॉमिक्स हैं वो आपको राम रहीम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने देश का गद्दार। प्रिय पाठकों, आप लोगों ने डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 राम रहीम सीरीज़ की चित्रकथा के पिछले अंकों की जितनी प्रशंसा की उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन हमें बहुत से पाठकों के कुछ ऐसे पत्र प्राप्त हुए जिन्होंने रहीम के बारे में जानना चाहा कि वे राम का मुंह बोला भाई कैसे बना, पहले वह कहाँ रहता था और उसके माता पिता का क्या हुआ। अतः हम आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत चित्रकथा के माध्यम से दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप सब भी राम रहीम के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे और इस अंक का स्वागत करेंगे। प्रस्तुत कहानी उस समय की है जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था और पाकिस्तान की अंदरूनी हालत ठीक नहीं चल रही थी। उस समय न राम बाल सीक्रेट सर्विस का एजेंट था और न रहीम। राम अपने माता पिता के साथ अपने देश हिंदुस्तान में रहता था और रहीम अपने माता पिता और बहन के साथ अपने देश पाकिस्तान में। हाँ, राम रहीम में उस समय भी गहरी दोस्ती थी। रहीम के पिता मेजर आसिफ अली राम के पिता कर्नल राघव के परिचितों में से एक थे। राम स्कूल में पढ़ रहा था और खाली समय में अपने पिता से विभिन्न प्रकार के हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहा था। कर्नल राघव जब भी छुट्टियों में घर आते तो उनका मुख्य काम राम को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देना ही होता था। उस ट्रेनिंग में वे राम को घुड़सवारी, ड्राइविंग, जूडो कराटे, कुश्ती, बॉक्सिंग और निशानेबाजी आदि का प्रशिक्षण देते थे। हम प्रस्तुत कहानी का आरंभ भी उन्हीं दिनों से कर रहे हैं जब राम के पिता कर्नल राघव एक बार सीमा से कुछ दिनों की छुट्टियों पर घर लौटे। उनके छोटे से परिवार में उनकी पत्नी राधा देवी और इकलौते बेटे राम के सिवा और कोई नहीं था। हेलो राधा। हाय डैडी। स्वामी। राम अपने माता पिता और राधा देवी अपने पति को देख प्रसन्नचित हो उठे। बस बस रहने दो भाई, हमेशा सुखी रहो। ये तो बताओ कैसी हो तुम। बहुत अच्छी हूँ, अब छोड़िए भी। राम क्या सोचेगा। ओ राम, उसे तो मैं भूल ही गया था। और जब राम उसके निकट पहुँचा, हेलो माई सन, कैसे हो और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, इस बार तुम्हारे रिजल्ट का क्या रहा। अपनी क्लास में फ़र्स्ट आया हूँ डैडी, और आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं। अब आप आ गए हैं तो छुट्टियाँ और भी मज़े से कटेंगी। क्यों नहीं बेटे, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि इन छुट्टियों में तुम अपनी अधूरी ट्रेनिंग पूरी कर लो। ज़रूर। वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली डैडी। तो फिर क्यों ना आज से ही अधूरा काम शुरू किया जाए। ज़रूर। सुनिए, अब आप ये बातचीत बंद कीजिए और जल्दी से नहा धो लीजिए, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। कह तो तुम ठीक रही हो राधा, वास्तव में हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। कुछ देर बाद भोजन की मेज पर, डैडी सुना है आजकल सीमा पर पड़ोसी देश की सैनिक गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं। क्या कोई युद्ध छिड़ने के आसार हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता बेटे। वैसे हमारे देश के संबंध आजकल उनसे कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। सहसा राधा देवी मनी मन किसी अज्ञात आशंका से भयभीत हो उठी। सुनिए, आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते। मुझे हमेशा डर लगा रहता है यदि युद्ध छिड़ गया तो कहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी। भला युद्ध के खतरे से भयभीत होकर एक सैनिक नौकरी छोड़ देगा तो धरती माँ की रक्षा कौन करेगा। तुम चुप रहो। तब कर्नल राघव एकाएक गंभीर स्वर में बोले, उसे चुप कराने से कोई फ़ायदा नहीं है राधा, वह ठीक ही कह रहा है। तुम इसलिए डरती हो ना कि मैं किसी भी समय लड़ाई में मारा जा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ जिसका कर्तव्य है हंसते हंसते अपने देश की रक्षा के लिए मौत का आलिंगन करना। जी हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये नौकरी छोड़ दें। तब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राधा। मान लो आज मैं यह सैनिक नौकरी छोड़ देता हूँ, तो क्या मैं कभी नहीं मरूंगा। क्या तुम हमेशा सुहागन बनी रहोगी। जी जी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब साफ है राधा, मात्र सैनिक नौकरी छोड़ देने से ही मृत्यु टल नहीं जाएगी। कभी ना कभी आम लोगों की तरह मेरी भी मौत होगी, तुम भी आम औरतों की तरह विधवा होगी। अतः जब मृत्यु निश्चित है तो इस सैनिक जीवन से डर कैसा। फिर एक सैनिक की मौत तो बहादुरी की मौत होती है, उसका नाम अमर हो जाता है। उसके देशवासी उसकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलते। सुनो राधा, मौत एक बार ही आती है, चाहे उसे हंसकर गले लगा लो या रोकर। और जब एक इंसान को मरना ही है तो वो क्यों ना हंसकर ऐसी मौत भरे जिससे देश का सर गर्व से तन जाए और लोगों की ज़ुबान पर बहादुर सैनिक का नाम हो। स्वामी। लेकिन कर्नल राघव अपनी ही भावनाओं में बोलते चले जा रहे थे। मैं तो चाहता हूँ राधा कि भारत का बच्चा बच्चा देश का एक बहादुर सैनिक बने। सभी माताएं अपने बच्चों को एक बहादुर सैनिक बनाएं। एक मजबूत इमारत की ऐसी नींव बनाएं कि प्रलय होने पर भी उस नींव पर कोई प्रभाव न पड़े। याद करो उन बहादुर लोगों को राधा, जो हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए। बेशक आज हमारा देश आज़ाद है,
लेकिन इस आज़ादी को दिलाने वाले कौन हैं? वही बहादुर व वीर सैनिक जो अज्ञात होकर भी आज इतिहास में अमर है। जरा सोचो तो, यदि उनकी पत्नियां और माताएं उन्हें आज़ादी की जंग लड़ने से रोकती तो क्या आज हमारा देश आज़ाद होता? बस कीजिए स्वामी, बस कीजिए। राधा देवी की आंखें मानो खुल गईं। मुझे माफ़ कर दीजिए स्वामी, मैं फिर कभी आपसे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी। सच, अपने स्वार्थ में मैं कितनी अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी स्वामी कि बच्चे का अधिकार माँ की कोख से केवल जन्म लेना और उसकी गोद में खेल कूद कर और खा पी कर बड़ा होना ही नहीं, बल्कि माँ की सेवा, शुश्रूषा एवं हिफाजत करना भी उसका कर्तव्य है। राधा की बात सुनकर कर्नल राघव का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, जबकि राम की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। शाबाश राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस सैनिक की पत्नी या माँ तुम जैसी औरत होगी, उसके देश और धरती माँ की और कोई दुश्मन आंख उठाकर भी देखने का साहस नहीं करेगा। यू आर ग्रेट मम्मी। महान मैं नहीं हूँ बेटे, तुम्हारे पिता हैं जिन्होंने आज मेरी आंखें खोल दी। अरे भाई, अब ये बातें ही होती रहेंगी या भोजन भी होगा? देखो ना, सारा खाना ठंडा हो गया। ओह ठहरिए, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। रहने दीजिए मम्मी, आज ठंडा खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और फिर तीनों ही हंसते हुए भोजन की प्लेटों पर तेजी से हाथ साफ करने में जुट गए। कर्नल राघव अपने बेटे राम को भी देश का एक बहादुर सिपाही बनाना चाहते थे, ताकि वह भी आगे चलकर अपने देश का, अपनी मातृभूमि भारत का एक सशक्त प्रहरी बन सके। अतः उसी दिन शाम से उन्होंने राम को फिर से विशेष ट्रेनिंग देनी आरंभ कर दी। वे राम को तरह तरह की ट्रेनिंग में पिस्तौल चलाना, घुड़सवारी करना, ड्राइविंग करना व बॉक्सिंग और अन्य प्रकार का प्रशिक्षण दिया करते थे। राम भी बचपन से ही अपने पिता द्वारा दी गई हर प्रकार की शिक्षा को मन लगाकर सीख रहा था, जबकि राधा देवी कभी कभी राम को दी जाने वाली ट्रेनिंग से घबरा उठती थी। क्या राम को इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ सिखाना उचित है? यदि उसे कुछ हो गया तो? बस इससे आगे राधा देवी कुछ नहीं सोच पाती थी। उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगती थी। कभी कभी तो वह कर्नल राघव को इस प्रकार की शिक्षाएं देने से रोक भी देती थी, लेकिन उस समय कर्नल राघव बड़े गर्व के साथ कहते थे, सुनो राधा, राम एक सैनिक का बेटा है। वह भी बड़ा होकर मेरी तरह एक बहादुर सैनिक बनेगा, और एक बहादुर सैनिक के लिए ऐसे प्रशिक्षण बहुत आवश्यक हैं। और अपने पति के मुख से ये बात सुनकर वे चुप्पी लगा जाती थी। कर्नल राघव देश के लिए हर समय अपनी जान हथेली पर लिए घूमते रहते थे। उन्होंने पिछली लड़ाइयों में ऐसे ऐसे बहादुरी के कार्य किए थे कि शाबाश जवानों, आगे बढ़ो और दुश्मनों के सिर को चल दो। सरकार ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें कई विशेष पदक प्रदान किए थे। कर्नल राघव को छुट्टियों पर आए और राम को ट्रेनिंग देते इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन, राम, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का अंतिम दिन है। यदि तुम आज की निशानेबाजी में 100% सफल रहे तो समझ लो तुम इस परीक्षा में पास हो गए। फिर तुम भी अच्छे निशानेबाजों में से एक कहलाओगे। अपने पिता की बात सुनकर राम की आंखों में एक विचित्र सी चमक उभर आई। डैडी, आप निशाना बताइए और फिर मेरे निशाने का कमाल देखिए। मुझे विश्वास है आपकी दी गई ट्रेनिंग आपको निराश नहीं करेगी। शाबाश बेटे। वह सामने बोतल देख रहे हो ना, तुम्हारा पहला निशाना वही है। पिता के कहने की देर थी और राम ने कुछ गजों की दूरी पर रखी बोतल की ओर एक बार देखा और दूसरे ही क्षण उसका रिवॉल्वर वाला हाथ हवा में उठकर एकदम सीधा हुआ। थाय काक। शाबाश। और बताइए डैडी, किस चीज़ का निशाना लेना है? मेरा रिवॉल्वर परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुनो बेटे, अब तुम्हें इस फल का निशाना लेना है। मैं इसे अपने सिर पर रखकर 10 गज की दूरी पर खड़ा हूँगा। राम ने हिचकिचाते हुए एक बार आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा, परंतु फिर अपने मनोभावों पर काबू पाता हुआ दृढ़ता भरे स्वर में बोला, ओके डैडी, मैं इस अग्नि परीक्षा के लिए भी तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे। फिर कर्नल राघव फल को सिर पर रखकर 10-12 कदम दूर एक स्थान पर खड़े हो गए और राम निशाना साधने लगा। अब उसके चेहरे पर ना तो हिचकिचाहट थी और ना ही भय अथवा घबराहट। क्या तुम तैयार हो राम? यस डैडी, मेरी निगाह इस समय केवल फल पर है। गुड, तो लगाओ निशाना। तभी, नहीं, गोली मत चलाना। मम्मी। ओ राधा, क्या बात है राधा, तुम क्यों यहाँ चली आई? ये आप उस मूर्ख को निशानेबाजी सिखा रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं? कहीं गोली आपको लग गई तो? कहने के साथ ही राधा देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरे, तुम तो वास्तव में घबरा गई। भाई, तुम्हारे राम का निशाना इतना कमज़ोर तो नहीं कि फल की जगह मेरी खोपड़ी उड़ जाए। मुझे उसके निशाने पर पूरा भरोसा है। ज़रा तुम भी अपनी आंखों से देखो। हाँ मम्मी, आप नहा की डर रही हैं। गोली फल को ही लगेगी, विश्वास रखिए। राम की बात सुन राधा देवी एकदम क्रोध से बिफर पड़ उठी। तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो। क्या और किसी तरह निशाना नहीं लिया जा सकता? ज़रूरी है कि तुम्हारे पिता फल को सिर पर रखकर खड़े हों और तुम उसका निशाना लगाओ? मैं कहती हूँ बंद करो ये भयानक खेल। राधा, तुम वास्तव में बहुत डरपोक हो। एक सैनिक की पत्नी होकर ऐसी बातें करती हो? हाँ हाँ, मैं डरपोक हूँ, चाहे जो कहिए, लेकिन मैं राम का ऐसा निशाना कभी नहीं लगाने दूंगी।
कर्नल राघव भी काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के थे, अतः वे झुंझला उठे। देखो राधा, राम को निशाना लगाने दो। आज उसकी निशानेबाजी की अंतिम परीक्षा है। यदि वह ये निशाना लगाने में सफल हो गया तो समझ लो वह दुनिया के बेहतरीन निशानेबाजों में से एक होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। राधा देवी की जिद देखकर कर्नल राघव ने मायूस दृष्टि से राम की ओर देखा। राम ने फौरन कोई इशारा किया। इशारे का अर्थ समझ कर्नल राघव राधा देवी को एक तरफ कर पुनः अपने सिर पर फल को रखते हुए बोले, अच्छा राधा, जब तुम नहीं मानती तो रहने दो। अच्छा बताओ तो मेरे सिर पर रखा फल कौन सा है? डैडी मम्मी को उलझाए हुए हैं, मैं निशाना साधूं। इस समय स्थिति ये थी कि फल कर्नल राघव के सर पर रखा था और राम उसका साफ निशाना ले सकता था। राधा देवी कर्नल राघव से कुछ दूरी पर खड़ी थी। किस सोच में हो राधा? बताओ ना मेरे सिर पर रखे फल का क्या नाम है? सेब। और इधर राधा देवी के मुंह से फल का नाम निकला और इधर निशाना साधे राम ने रिवॉल्वर का घोड़ा दबा दिया। थाए! अरे नहीं! और जब राधा देवी की समझ में सारा माजरा आया और उन्होंने अपने पति को सकुशल अपने सामने खड़े पाया तो उनके कंठ से एक गहरी निश्वास निकल गई। देखा राधा, मैं ना कहता था कि राम अच्छा निशानेबाज बनेगा। देखा उसका निशाना। बस बस रहने दीजिए, आप दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। राधा देवी ने बनावटी गुस्से का प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन राम की अचूक निशानेबाजी को देखकर उनका चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा था। डैडी, अब किसका निशाना साधूं? बस बेटे, अब तुम्हें 2 परीक्षाएं और देनी है। यदि उनमें भी तुम खरे उतरे तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। तो जल्दी बताइए ना डैडी, अब उन 2 में से कौन सी परीक्षा मुझे पहले देनी है? देखो, ये सिक्का मैं हवा में उछालूंगा। तुम्हें इसके धरती पर गिरने से पहले इसका निशाना लेना होगा। ओके डैडी, तो उछालिए इस सिक्के को हवा में। रेडी? यस डैडी। कर्नल राघव ने वह सिक्का हवा में ऊपर उछाला और राम ने तुरंत उस पर फायर झोंक मारा। थाय! शाबाश बेटे, वाह। डैडी, अब अंतिम परीक्षा कौन सी है? अब मैं एक सिक्के के स्थान पर 5 सिक्के उछालूंगा। तुम्हें एक साथ उनका निशाना लेना होगा। यदि तुमने 5 का निशाना एक साथ उनके धरती पर गिरने से पहले लिया तो अपने आप को अव्वल नंबर का निशानेबाज समझना, वरना तुम द्वितीय श्रेणी में गिने जाओगे। डैडी, मुझे अपने निशाने पर पूरा विश्वास है। आप सिक्के उछालिए। गुड। तब कर्नल राघव ने अपनी जेब से 5 पैसे के 5 सिक्के निकाले। आर यू रेडी? यस डैडी। तुरंत कर्नल राघव 5 सिक्के हवा में उछालते हुए चीख उठे, तो फिर शुरू हो जाओ। राम बिजली किसी फुर्ती के साथ हरकत में आया। थाए! कड़ाक! थाए! 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 उसकी इस कामयाबी पर कर्नल राघव ने दौड़कर राम को गले से लगा लिया। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। वास्तव में तुम्हारा निशाना काफ़ी अच्छा है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि तुम मुझसे भी बढ़कर निशानेबाज हो। तुम बड़े होकर अपने देश का नाम रोशन करोगे। थैंक यू डैडी। फिर कर्नल राघव अपनी पत्नी की ओर मुड़कर प्रसन्नता भरे स्वर में बोले, क्यों राधा, अब तो तुम्हें अपने बेटे की निशानेबाजी पर विश्वास हो गया होगा। देखा कितना सच्चा निशाना लगाता है। आखिर बेटा भी तो आपका ही है, फिर आप जैसा क्यों ना बनेगा। हाँ, अब की है तुमने समझदारी की बात, लेकिन ये बात समझ लेना कि राम सिर्फ निशानेबाजी में ही माहिर है। अभी तुमने राम के बॉक्सिंग और जूडो कराटे के दांव पेच नहीं देखे। इसका एक ही बार विरोधी को नॉकआउट करने के लिए काफ़ी होगा। लड़ाई व कुश्ती के भी मैंने इसे ऐसे ऐसे दांव सिखाए हैं कि यदि तुम देख लो तो दांतों तले उंगली दबा लो। चलिए, मुझे विश्वास हो गया। अब चलकर आप दोनों खाना खा लीजिए। वाह, खूब याद दिलाई तुमने खाना खाने की। वास्तव में जोरों की भूख लगी है। चलो बेटे राम, आज हम दोनों तुम्हारे इस परीक्षा में पास होने की खुशी में डट कर भोजन करेंगे। बिल्कुल डैडी, चलिए। फिर तीनों कोठी में प्रवेश हुए और ड्राइंग रूम में पहुंचकर खाना खाने लगे। वाह, क्या सब्ज़ी है, और मेरे प्रिय आलू के पराठे भी। आज राम का जन्मदिन है ना, इसलिए विशेष रूप से मैंने आप दोनों के लिए ये भोजन अपने हाथ से तैयार किया है। अरे, पहले क्यों नहीं बताया? हैप्पी बर्थडे टू यू माई सन। मेरी ओर से भी हैप्पी बर्थडे टू यू बेटे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी। फिर तीनों प्रसन्नता से भोजन करने लगे। सर्वप्रथम भोजन कर उठने वालों में थे कर्नल राघव, लेकिन जैसे ही वे मेज से उठे कॉल बेल बज उठी। ट्रन ट्रन। तुम लोग भोजन करो, मैं देखता हूँ। द्वार खोलने पर, आपका रजिस्टर्ड लेटर है सर, कृपया इस कागज़ पर दस्तखत कर दीजिए। ठीक है, ज़रा पेन दो। कर्नल राघव ने पत्र लेकर कागज़ पर दस्तखत किए और डाकियों को विदा कर दरवाज़ा बंद कर दिया। आहा, पत्र पाकिस्तान से आया है और मेरे मित्र मेजर आसिफ का है। लेकिन इतने दिनों बाद आज अचानक उसका पत्र, ऐसी क्या खास बात हो सकती है? कर्नल राघव लिफाफे से पत्र निकालकर पढ़ने लगे। तभी वहाँ राम पहुँच गया। किसका पत्र है डैडी? मेरे मित्र मेजर आसिफ का। मेजर आसिफ? कौन है ये डैडी? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे भूल गए,
ये वही मेजर हैं जो पाकिस्तानी फ़ोर्स में एक उच्चाधिकारी हैं, जिनसे एक बार मैंने तुम्हें भारत में ही एक पार्टी में मिलवाया था। और हाँ, इनका एक लड़का भी है, रहीम, जिससे बाद में तुम्हारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ओह हाँ, याद आया। तो ये पत्र मेरे दोस्त रहीम के पिता का है। क्या लिखा है उन्होंने डैडी? वे सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बाकी खुद ही पढ़ लो। राम ने पत्र पढ़ा तो उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा डैडी, अगले शनिवार को रहीम की बड़ी बहन की शादी है और उन्होंने हम सबको बार बार इस खुशी के मौके पर आने के लिए लिखा है। हाँ, तो फिर क्या हम सब जाएंगे डैडी? मैं अपनी तैयारी कर लूँ? नहीं भाई, हम उनकी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। मजबूरी है, मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और मुझे ड्यूटी पर वापस लौटना है। ओ डैडी, क्या आप मुझे जाने देंगे? मुझे रहीम से मिले काफ़ी अरसा हो चुका है। फिर पाकिस्तान घूमने की भी मेरी वर्षों से इच्छा है। इस बहाने मैं वहाँ घूम भी आऊँगा। राम की बात सुनकर एकाएक कर्नल राघव गंभीर हो उठे। तभी, क्या बात है जी, किस गंभीर चिंता में डूबे हैं? अरे ये राम के हाथ में पत्र कैसा? ये मेरे दोस्त रहीम का पत्र है मम्मी। उसने हमें अपने देश पाकिस्तान अपनी बहन की शादी में बुलाया है। हाँ राधा, और ये वहाँ जाने के लिए मुझसे इजाज़त मांग रहा है। नहीं, यह असंभव है। राम को मैं एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। फिर आप ही तो बता रहे थे कि वहाँ की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है, किसी भी समय गृह युद्ध छिड़ सकता है। यही नहीं बल्कि हमारे देश के साथ भी उसके तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। हाँ, इसलिए तो मैं सोच में पड़ गया था। इसमें सोचने की क्या बात है? ऐसी परिस्थितियों में भला हम कैसे उसे वहाँ भेज सकते हैं? प्लीज़ मम्मी, ऐसा ना कहिए। काफ़ी अरसे बाद तो ये एक मौका मिला है अपने दोस्त से मिलने का। हरगिज़ नहीं, ऐसे हालातों में हम तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकते। जाओ, जाकर अपना काम करो। अच्छा मम्मी, लगता है राम का दिल टूट गया है। आज की परीक्षा में पास होने का इनाम उसे कुछ देना ही होगा मुझे। इसी तरह 2 दिन गुजर गए, लेकिन राम के होठों पर मुस्कान नहीं दिखाई दी। तीसरे दिन जब राम दोपहर को खाने की मेज पर पहुंचा। क्या बात है राम, तुम कुछ उदास से नज़र आ रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी। भला मेरी तबीयत को क्या होगा? नहीं बेटे, तुम हमारी नज़रों को धोखा नहीं दे सकते। हम देख रहे हैं कि तुम उसी दिन से उदास हो जिस दिन तुम्हारे मित्र रहीम का पत्र आया था और तुम्हें उसके वहाँ जाने से रोका गया। राम से कुछ कहते नहीं बना तो उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। कर्नल राघव ने एक बार अपने लाडले बेटे की ओर देखा, फिर दाईं जेब में दायां हाथ डालकर उन्होंने कुछ कागजात निकाले और मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बेटे, अपनी उदासी का कारण नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन ये तो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। राम ने चौंक कर तुरंत सिर उठाया, फिर अपने पिता के हाथों में दबे कागजातों को देखकर चकित स्वर में बोला, ये कैसे कागजात है डैडी? बेटे, हमसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं गई, इसलिए मैंने तुम्हारे पाकिस्तान जाने का प्रबंध कर दिया है। ये तुम्हारा प्लेन का टिकट, पासपोर्ट व वीज़ा आदि है। लो संभालो। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? जानबूझकर उसे पाकिस्तान भेज रहे हैं? चिंता मत करो राधा, मुझे अपने राम पर पूरा भरोसा है। फिर कुछ दिनों की तो बात है। फिर राम को मैंने इस लायक तो बना ही दिया है कि वह अपनी सुरक्षा अपने आप कर सके। अब तुम भी मान जाओ और उसे जाने की आज्ञा दे दो। राम तुरंत प्रसन्नता से अपने पिता के गले में लटक गया। ओ यू आर ग्रेट डैडी, आप कितने अच्छे हैं। मम्मी डैडी जिंदाबाद। अरे ये क्या कर रहे हो? हटो, मुझे मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनो, तुम्हें कल सवेरे जाने वाले प्लेन से पाकिस्तान रवाना होना है, अतः अपने सफ़र की तैयारी कर लेना। ओके डैडी। और कर्नल राघव वहाँ से चले गए। कर्नल राघव के जाने के बाद, राम, क्या तुम वहाँ जाने का विचार त्याग नहीं सकते? न जाने मेरा दिल क्यों घबरा सा रहा है। ओ मम्मी, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं 2 सप्ताह के भीतर तो लौट आऊँगा। मेरी अच्छी मम्मी, अब तुम भी मुझे मत रोको। ठीक है, जैसा जी में आए करो। राम प्रसन्नता से दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और राधा देवी उदास नेत्रों से उसे देखती रह गई। अगले दिन सुबह एयरपोर्ट पर, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, लेकिन मेरी बातों को भूलना नहीं। यदि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो जल्द वापस लौट आना। मैं 2-3 दिन में अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाऊंगा, अतः घर वापस लौटकर मुझे पत्र अवश्य लिखना। फिर राम ने अपने मम्मी डैडी के पैर छुए और भीतर जाने वाले मार्ग से होकर रनवे पर पहुंच गया। वहां उसका प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। शीघ्र ही विमान के आकाश की ऊंचाइयों को छूते ही राम अपनी कमर से बंधी बेल्ट को खोलकर अपने अभिन्न मित्र रहीम से मिलने की सुखद स्मृतियों में खो गया। पता नहीं इतने दिनों बाद रहीम मुझे पहचान भी पाएगा या नहीं, लेकिन जब पहचानेगा तो कितना खुश होगा। मेरे आने का तार पाकर वह मुझे लेने एयरपोर्ट पर अवश्य आएगा। कराची हवाई अड्डे पर, लो तुम्हारे मित्र का प्लेन आ गया रहीम। आह, कितना आनंद आएगा मिलने पर। कुछ ही देर बाद, अब्बा, वो रहा राम। हाँ, पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। नीचे उतरने के पश्चात राम ने सामने खड़ी इमारत की ओर दृष्टि दोहराई। राम भैया! वाह, उसने मुझे पहचानने में ज़रा भी भूल नहीं की। और फिर जब राम क्लेरेंस से फारिग होकर निकट पहुंचा तो रहीम ने उसे बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता से बाहों में भर लिया। कैसे हो राम, मेरे भाई, मेरे दोस्त?
बहुत अच्छा हूँ रहीम। वाह, इतने अरसे बाद मिलने पर भी कितना प्यार है इनमें। फिर राम भैया पहचाना है ना, मेरे अब्बा। वाह, क्यों नहीं पहचानूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, जीते रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। फिर वे एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकल आए। राम भैया, मैं तो समझ रहा था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन जब मुझे तुम्हारे आने का टेलीग्राम मिला तो तुम यकीन नहीं करोगे मुझे कितनी खुशी हुई थी। हाँ, मुझे और अब्बा को तुम्हारे मम्मी डैडी के ना आने का दुख ज़रूर है। टेलीग्राम में उन्होंने अपने ना आने के विषय में मजबूरी जाहिर की थी। हाँ राम बेटे, ये तो सारी रात सुबह होने के इंतज़ार में करवटें ही बदलता रहा। मेरा मेरी भी कल रात यही हालत रही थी अंकल। सच, आप लोगों से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं जानता हूँ बेटे, चलो कार में बैठो। राम रहीम पिछली सीट पर बैठ गए तो मेजर आसिफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार स्टार्ट कर एक तरफ दौड़ा दी। रहीम, तुमसे एक शिकायत है मुझे। इतने दिन हो गए लेकिन तुमने आज तक एक भी पत्र नहीं डाला। भाई, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे से हमेशा पत्र लिखूंगा। वायदा? पक्का वायदा। तभी मेजर आसिफ बोल उठे, राम बेटे, आजकल तुम्हारे का पिता की ड्यूटी कहाँ है? बॉर्डर पर अंकल, वहाँ से सिक्योरिटी फोर्स के इंचार्ज हैं। कुछ दिन की छुट्टियों पर घर आए हुए हैं, लेकिन हो सकता है मेरे घर वापस लौटने से पहले ही वे ड्यूटी पर वापस लौट जाएं। ओह। फिर उसके बाद उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। शायद वे कम बोलने वाले इंसानों में से थे। अतः राम और रहीम एक दूसरे का हालचाल पूछने और सुनने में लग गए। रहीम रास्ते में पड़ने वाली खास खास इमारतों और स्थानों के बारे में भी रहीम को बीच बीच में बताता जा रहा था। लगभग 15-20 मिनट तक विभिन्न सड़कों पर से गुजरने के पश्चात कार एक शानदार बंगले के अंदर जाकर रुकी। राम रहीम और मेजर आसिफ कार से नीचे उतर आए। तब तक कार का हॉर्न सुन कई नौकर चाकर, रहीम की मम्मी और उसकी बहन भी उनका स्वागत करने बंगले से बाहर निकल आए थे। रहीम, तुम राम का परिचय सबसे कराओ, तब तक मैं कुछ काम निपटा लेता हूँ। ओके अब्बा। रहीम ने राम को अपनी मम्मी और बहन का परिचय दिया। राम, ये है मेरी अम्मी और मेरी आपा सलमा। नमस्ते आंटी, नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। नमस्ते भैया, आओ भीतर चलें, फिर बातें होंगी। फिर सभी भीतर की ओर चल पड़े। सभी ने राम का दिल से स्वागत किया था। उनका प्यार पाकर राम आत्मविभोर हो उठा था। 3-4 दिन हंसते बोलते किसी तरह बीत गए। इसका राम को पता ही नहीं चला। रहीम की बहन की शादी की तैयारियां भी खूब जोर शोर से हो रही थी। राम पूरी तरह से रहीम एवं उसके मम्मी डैडी के कार्यों में हाथ बटा रहा था। फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन शादी थी। वाह, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। हाँ चलो भीतर चलें। भीतर एक कमरे में रहीम की बहन सलमा सुहाग के जोड़े में सजी सवरी बैठी थी। उसकी सहेलियों ने उसे घेर रखा था। आज का दिन मेरे लिए कितना खुशनसीब है राम। क्यों नहीं रहीम, एक भाई के लिए बहन की शादी से बढ़कर और कौन सा खुशनसीब दिन हो सकता है। सहसा दूसरे कमरे से टेलीफोन की घंटी की आवाज़ आने लगी। ट्रिन ट्रिन। ओ फ़ोन, एक मिनट राम, तुम यहीं ठहरो, मैं ज़रा फ़ोन सुनाऊँ। ठीक है। रहीम ने टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचकर रिसीवर उठाया। हेलो, रहीम स्पीकिंग। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ब्रिगेडियर खान बोल रहा हूँ बेटे, ज़रा अपने अब्बा को बुला दो। जी बहुत अच्छा। रहीम ने रिसीवर टेबल पर रखा और अपने डैडी को बुलाने चला गया। कुछ ही देर बाद, हेलो। हेलो मेजर। फिर दूसरी ओर से न जाने क्या कहा गया कि सुनकर मेजर आसिफ बुरी तरह चौंक उठे। क्या? तभी बाहर से आती बैंड बाजों के बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। राम, लगता है बारात आ पहुंची है, आओ चलकर उनका स्वागत करें। हाँ चलो। फिर दोनों तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गए, जबकि मेजर आसिफ बैंड बाजों की आवाज़ और राम रहीम के वहाँ से चले जाने से बेखबर खड़े फ़ोन पर आश्चर्य भरे स्वर में कह रहे थे। सर, क्या मुझे भी अभी आना पड़ेगा? यस, और जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर मेरे पास पहुँचो। मगर सर, आप तो जानते ही हैं कि आज मेरी बेटी की शादी है और बारात भी आ पहुंची है। मेजर, आपसे जो कहा जा रहा है पहले आप वही कीजिए। ऑर्डर एंड ऑर्डर। ऑर्डर इज़ ऑर्डर। भयानक अंदाज में कहने भयानक अंदाज में कहने के साथ ही दूसरी ओर से रिसीवर रख दिया गया। मेजर आसिफ ने भी कांपते हाथों से रिसीवर क्रेडिट पर रखा और जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर छलछला आए पसीने को पोंछने लगे। उफ, ना जाने इस समय ब्रिगेडियर खान के सिर पर कौन सा भूत सवार हो गया है। जाना तो पड़ेगा ही। फिर वे तेज चाल से चलते हुए बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, अजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बारात आप पहुँची है, चलकर उनका स्वागत कीजिए। बेगम, मैं इस समय किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। बारात का स्वागत तुम्ही को करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मेरे पास वक्त नहीं है बेगम। मेरे अफसर का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है और एक सैनिक का कर्तव्य है कि वह अपने ऑफिसर का हुक्म माने, चाहे उसके
सामने उसका घर बार, माँ, बहू, बेटिया, सब कुछ क्यों ना तबाह हो रहे हों, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। कहने के साथ ही मेजर आसिफ एक झटके के साथ आगे बढ़ गए और रहीम की मम्मी ठगी सी अपने स्थान पर खड़ी रह गई। बंगले से बाहर निकलकर मेजर आसिफ ने गैराज से अपनी कार निकाली और अरे वह एकाएक अंकल कहाँ चली दिए, बारात तो आ पहुंची है। कुछ कह नहीं सकता, वैसे अभी अभी उनके ऑफिस से ब्रिगेडियर का फ़ोन आया था, शायद उन्होंने ही कोई काम सौंपा हो। उधर मेजर आसिफ ने लगभग 3 घंटे पश्चात आर्मी हेडक्वार्टर के मुख्य द्वार पर अपनी कार रोकी। कृपया परिचय पत्र दिखाएं। मेजर आसिफ ने चुपचाप जेब से अपना परिचय पत्र निकालकर उस सैनिक की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू सर, आप भीतर जा सकते हैं। ए खान, दरवाज़ा खोल दो। और गेट के खुलते ही मेजर आसिफ फर्राटे से कार को भीतर लेते चले गए। अब बंद कर दो गेट। यस सर। कुछ ही देर बाद मेजर आसिफ एक सुंदर व सजे सजाए ऑफिस में ब्रिगेडियर खान के सामने खड़े थे। बैठो मेजर जी। मेजर, मैंने आपको एक ज़रूरी काम के सिलसिले में बुलाया है। मुझे आपकी वफादारी और ईमानदारी पर पूर्ण विश्वास है कि आप एक बहादुर सैनिक के समान अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। निसंदेह सर, मैं एक सैनिक हूँ और एक सैनिक अपने देश के लिए हर प्यारी से प्यारी वस्तु को भी निछावर कर सकता है। फरमाइए, आपने मुझे किस लिए याद किया? वेरी गुड, मुझे आपसे यही आशा थी मेजर। हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर एक विशेष प्रयोगशाला बनाई है और उसमें भारत के ही कुछ योग्य वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण फार्मूले पर परीक्षण कर रहे हैं। हमें ये तो मालूम नहीं हो सका कि वह प्रयोग अथवा परीक्षण किस प्रकार का है, लेकिन गुप्त सूचना के अनुसार इतना अवश्य पता चला है कि यदि भारत का ये प्रयोग सफल हो गया तो भारत न केवल अपनी सीमा की सुरक्षा काफ़ी मजबूत कर लेगा, बल्कि उसकी गिनती उन्नतशील देशों में गिनी जाने लगेगी। अतः हमारे उच्चाधिकारियों का आदेश है कि किसी प्रकार भी उस आविष्कार के बारे में मालूम करके उसे प्राप्त किया जाए अथवा प्रयोगशाला समेत उनके उस आविष्कार को तबाह कर दिया जाए। वैसे तो हमारे देश के चतुर एजेंट इस कार के लिए भारत पहुंच चुके हैं और उनकी आज की रिपोर्ट के अनुसार वे एक वैज्ञानिक के पीछे भी लग चुके हैं। वह उन वैज्ञानिकों में से एक है जो सीमा पर बनी प्रयोगशाला में गुप्त प्रयोग करने में जुटे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि अब जल्दी हमें उस गुप्त प्रयोग के बारे में मालूम हो जाएगा। ओह, लेकिन उसके साथ ही हमारे गुप्तचरों ने आज एक महत्वपूर्ण सूचना और भेजी है। उस सूचना के अनुसार वह प्रयोगशाला वहाँ की सिक्योरिटी फोर्स के एक ऑफिसर इंचार्ज की देखरेख में तैयार हो गई है और उस ऑफिसर का नाम है कर्नल राघव। व्हाट? ब्रिगेडियर खान के होठों पर तुरंत ही एक रहस्यमय मुस्कान थिरक उठी। आपके चौंकने का कारण मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेजर। आप और कर्नल राघव एक दूसरे से परिचित हैं और कर्नल राघव का बेटा राम आजकल आपके यहाँ ही ठहरा हुआ है। मगर सर, आपको इस संबंध में कैसे पता चला? अपने एजेंटों द्वारा ही। वैसे भी आजकल हमारे देश की सीक्रेट सर्विस भारत से आने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रख रही है। खैर, अब मतलब की बात सुनिए मेजर। कर्नल राघव का यही लड़का राम हमारे इस मिशन के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। राम को अपने कब्जे में करके हम उसके बाप कर्नल राघव को ब्लैकमेल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि अपने इकलौते बेटे के मोह में वह हमारी हर शर्त और हर बात को स्वीकार करने पर विवश हो जाएगा। तब हम उससे न केवल उस फार्मूले के संबंध में मालूम कर सकते हैं, बल्कि परीक्षण के बाद वह फार्मूला भी आसानी उसके द्वारा आसानी के साथ हमारी सरकार की जेब में पहुंच जाएगा। और मेजर, फार्मूला हासिल करने के बाद हम उससे राम के द्वारा ही दबाव डालकर गोपनीय सैनिक राज भी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ओह, लेकिन सर, यदि कर्नल राघव ने अपने बेटे के प्राणों की चिंता न करके आपकी बात मानने से इनकार कर दिया तो हम तोहफे के रूप में उसके बेटे की लाश उसके हवाले कर देंगे और अपने अपने मिशन को सफल बनाने के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचेंगे। मेजर आसिफ को अब अपने बुलाए जाने का कारण और अपने ऑफिसर का अभिप्राय समझने में देर नहीं लगी। उफ, राम का जीवन खतरे में। मेरे देश के कर्णधार अब उसे अवश्य अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। यदि मैं मानूँ तब भी और ना मानूँ तब भी, लेकिन क्या मुझे इनका साथ देना चाहिए? नहीं नहीं, ये कर्नल राघव के प्रति और मेरे बेटे की दोस्ती के प्रति विश्वासघात होगा। फिर उस मासूम राम का क्या दोष? क्या यही कि वह हम पर विश्वास करके हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आया? या अल्लाह, मैं क्या करूँ? तभी ब्रिगेडियर खान की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। क्या सोचने लगे मेजर? क्या आपको हमारी योजना पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि कर्नल राघव जैसा व्यक्ति क्या इतनी आसानी से अपने देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाएगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए मेजर। बस इतना ही कीजिए कि कल दोपहर को किसी बहाने राम को अपने घर से निकाल कर यहाँ ले आइए। बाकी हम देख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे
किसी को इस बात की कानो कान भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मेजर आसिफ मन ही मन जैसे कोई दृढ़ निश्चय कर चुके थे। ब्रिगेडियर खान की बात सुनकर वे शांत स्वर में बोले, ठीक है सर, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कल दोपहर तक राम आपके सामने होगा, फिर आप जैसा उचित समझेंगे वैसा ही कीजिएगा। गुड, अब आप घर वापस जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे राम को कल दोपहर तक यहाँ अवश्य पहुँच जाना चाहिए। हम चाहते तो स्वयं उसे वहीं दबोच सकते थे, लेकिन दो कारणों से हमने ऐसा करना उचित नहीं समझा। एक कारण तो तुम्हारी लड़की का ब्याह है, दूसरे हम ये नहीं चाहते कि इस बात की भनक जनसाधारण अथवा किसी भी विदेशी सरकार के कानों में पड़े। मैं समझ रहा हूँ सर। शाबाश मेजर, वास्तव में तुम बहुत समझदार हो। बेशक यह सब कुछ करना हमारे विभाग के लिए शर्मनाक है, लेकिन देश के हित को देखते हुए मैं इसे अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। ओके, अब कल दोपहर में ही मुलाकात होगी। विश यू गुड लक। और जब मेजर आसिफ ब्रिगेडियर खान से विदा लेकर बाहर निकले, ओह काफ़ी रात बीत गई, दिन निकलने में कुछ ही घंटे शेष हैं, घर पहुंचते पहुंचते भोर हो जाएगी। दूसरे ही क्षण में कार में सवार हुए और उसे स्टार्ट कर गेट की ओर दौड़ा दिया। अब तक विदाई भी हो चुकी होगी। उफ, क्या सोच रहे होंगे सब लोग। मुख्य द्वार के निकट पहुंचते ही सैनिकों ने चुपचाप द्वार खोल दिया और मेजर आसिफ ने कार को सड़क पर ले जाकर अपने घर की ओर मोड़ दिया। लेकिन नहीं, मुझे उनके सोचने की नहीं बल्कि राम की चिंता करनी है। यदि शीघ्र ही मैंने कुछ नहीं किया तो वह भारी विपत्ति में फंस जाएगा। इधर घर के एक कमरे में राम, रहीम और रहीम की मम्मी तीनों मौजूद थे। राम रहीम के चेहरे उदास थे तो रहीम की मम्मी सिसक सिसक कर रो रही थी। क्या बात हो सकती है, ऐसे मौके पर अंकल का घर से गायब रहना आश्चर्यजनक है। कुछ देर पहले ही रहीम ने रोते हुए दूल्हे के साथ अपनी बहन सलमा की डोली विदा की थी। सारे मेहमान भी एक एक करके जा चुके थे। सभी को मेजर आसिफ की नामौजूदगी खली थी। डैडी के स्थान पर रहीम ने ही शादी के सारे रस्म व रिवाज पूरे किए थे। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब उनका बंगला बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। परंतु इस समय राम रहीम का दिमाग घर के सूनेपन की ओर नहीं बल्कि मेजर आसिफ की ओर लगा था, जो रात के गए अभी तक नहीं लौटे थे। चुप हो जाओ ना मम्मी, यदि कुछ देर तक और अब्बा नहीं आए तो मैं स्वयं जाकर पता करूंगा। बेटे, न जाने कौन सी ऐसी बात है जिससे मेरा दिल बैठा जा रहा है, वरना तेरे अब्बा हुजूर भला क्या बेटी के विवाह के मौके पर भी सारी रात गायब रह सकते हैं? नहीं नहीं बेटे, ज़रूर कोई ख़ास बात है। आप ना की घबरा रही हैं अम्मी। हो सकता है उन्हें कोई बहुत ही ज़रूरी काम पड़ गया हो। तभी आंगन में किसी गाड़ी के रुंगने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो लगता है अब्बा हुजूर आ गए। आओ चलकर देखते हैं। और जैसे ही राम, रहीम और रहीम की मम्मी कमरे से बाहर निकले, उन्हें सामने से आसिफ अली आते दिखाई दिए। कहाँ रह गए थे आप? क्या आपको बेटी की शादी की भी परवाह नहीं रही थी? न जाने किन किन भयानक विचारों से मेरा तो कलेजा ही कांपता चला जा रहा था। मेजर आसिफ के चेहरे पर परेशानी के भाव अब भी साफ जाहिर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने मामले की गरज से कहा, कुछ नहीं, बस ज़रा ज़रूरी काम था। क्या सारे मेहमान चले गए? जी हाँ अब्बा। लेकिन बात क्या है, आप कुछ परेशान से नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। हाँ, ज़रा तुम दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। और तुम रहीम की अम्मी अपने कमरे में आराम करो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। कहकर मेजर दूसरे कमरे की ओर चल पड़े। राम और रहीम भी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। तुम्हारे अब्बा ज़रूरत से ज़्यादा परेशान लग रहे हैं रहीम। हाँ राम भैया, लगता है ज़रूर कोई विशेष बात हुई है। ना जाने क्यों अब मेरा भी दिल कुछ घबराने सा लगा है। दूसरे कमरे में पहुंचते ही मेजर आसिफ के धैर्य का बांध टूट गया और वे व्यग्र स्वर में एकदम से बोल उठे, राम बेटे, तुम्हारी ज़िंदगी इस समय खतरे में है। तुम फ़ौरन तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे भारत लौटने का टिकट ले आया हूँ। तुम्हारे साथ रहीम भी जाएगा। ठीक 11 बजे वाले प्लेन से तुम दोनों को भारत रवाना हो जाना है। ये अब क्या कह रहे हैं अब्बा? अंकल। लेकिन मेजर आसिफ उनके आश्चर्य पर ध्यान न देकर अपनी ही रौ में बोलते चले गए, मुझे दुख है राम बेटे कि तुम यहाँ ठीक प्रकार से ना रह सके और ना ही हम ठीक ढंग से तुम्हारी खातिरदारी ही कर सके। लेकिन खुदा के रहमो करम से ये अच्छा हुआ कि तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ने से पहले ही मुझे सब कुछ मालूम हो गया। समय बहुत कम है, अतः तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तो मैं वर्दी पहन लेता हूँ। लेकिन अंकल, आखिर बात क्या है? लगता है आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। रहीम अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा आश्चर्य से कभी अपने डैडी की ओर देख रहा था तो कभी राम के चेहरे की ओर। बेटे, बात ही कुछ ऐसी है, कैसे तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता।
बस इतना जान लो कि तुम्हारे पिता को एक विशेष कारण से ब्लैकमेल करने के लिए हमारी सरकार तुम्हें अपने कब्जे में करना चाहती है और तुम्हें उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। कहकर मेजर आसिफ ने राम को सारी बात बता दी। ओह, लेकिन आपकी सरकार आखिर मेरे डैडी को ब्लैकमेल करके क्या आपकी सरकार को मेरे डैडी को ब्लैकमेल करके क्या फ़ायदा उठाना चाहती है? बातों में समय नष्ट मत करो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, भारत पहुंचकर अपने पिता से इतना अवश्य कह देना कि अपनी प्रयोगशाला का ध्यान रखें। मगर अंकल, मेरे पिताजी की तो कोई प्रयोगशाला नहीं है, वो तो सेना में कर्नल है। ओफो, तुम नहीं समझोगे इन बातों को। बस जो मैं कह रहा हूँ वो तुम अपने पिता से कह देना। अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर मेजर आसिफ वहाँ रुके नहीं और लंबे लंबे डग भरते हुए कमरे से बाहर निकल गए। राम रहीम की समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी वे दोनों एक कमरे में जाकर सफ़र के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। राम रहीम को सकुशल भारत पहुंचाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेजर आसिफ अली का क्या हुआ? क्या ब्रिगेडियर खान प्रयोगशाला में हो रहे परीक्षण का फार्मूला प्राप्त कर सका? क्या पाकिस्तानी सेना ने फार्मूले सहित प्रयोगशाला को नष्ट कर दिया? इन सभी सवालों के विस्तार पूर्वक जवाब आपको हवा के बेटे नामक आगामी चित्रकथा में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग हवा के बेटे में। तब तक के लिए धन्यवाद।